नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूँ आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मोदी सरकार 3.0 गठित हो गई, मंत्रिमंडल में विभागों का वितरण हो गया। ज़्यादातर जो चेहरे थे बड़े मंत्रालयों में, वो वही रखे गए हैं। मुझे कुछ चेहरों को लेकर के या यूँ कह लें कि कुछ नामों को लेकर के थोड़ी-सी आपत्ति है। आपत्ति का मतलब ये कि मुझे लगता है कि शायद इनको बदला जाना चाहिए था। उनमें जो एक बड़ा नाम है वो है धर्मेंद्र प्रधान का, जो कि शिक्षा मंत्री हैं। जिस तरह से उन्होंने पिछले लगभग 2 साल में शिक्षा मंत्रालय को चलाया है, जिस तरह से केंद्रीय परीक्षाओं के पेपर लीक होना या उनमें गड़बड़ियों की शिकायत बढ़ी है, उसके लिए निश्चित रूप से धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार हैं। मुझे लगता है कि उनसे ये संभल नहीं रहा है और अभी इस समय जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है, वो चल रहा है नीट एग्ज़ाम का। नीट एग्ज़ाम में जिस तरीके से धांधली की खबरें आ रही हैं, पेपर लीक की खबरें आ रही हैं और जो ग्रेस मार्क वगैरह को लेकर के जो लड़कों की आपत्तियां हैं, उन सब चीजों पर जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने पर्दा डालने की कोशिश की है या एनटीए को अपनी तरफ से बिल्कुल पाक साफ घोषित किया है, वो मुझे लगता है कि लगभग एक अपराध है। धर्मेंद्र प्रधान से अगर शिक्षा मंत्रालय नहीं संभल रहा है, तो या तो उन्हें नरेंद्र मोदी से जाकर के रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि सर ये मंत्रालय मेरे वश का नहीं है, मुझे कोई काम चलाऊ मंत्रालय दे दीजिए जिसमें काम वाम न करना पड़े, केवल मंत्री बना रहूं। या फिर उनमें जरा सी भी शर्म हो तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। तो शिक्षा मंत्रालय मुझे लगता है गलत हाथों में गया है। कम से कम उनके पिछले परफॉर्मेंस को देखते हुए तो ये कहा ही जा सकता है। बाकी जो बड़े मंत्रालय थे, खासतौर से जो सीसीएस के मंत्रालय थे, उनमें कोई फेरबदल होने की संभावना थी नहीं और ना हुई। फेरबदल होने की संभावना इसलिए भी नहीं थी कि उसमें जो 3 मंत्रालय होते हैं सीसीएस में, वो ज्यादा प्रमुख होते हैं: गृह, रक्षा और विदेश। वित्त मंत्रालय का महत्व तो उतना ज्यादा नहीं होता है, यद्यपि वित्त मंत्रालय का महत्व तो हर मसले में होता ही है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता है। नरेंद्र मोदी को सीसीएस में जो लोग चाहिए थे, उनमें वो राजनाथ सिंह को बाहर कर नहीं सकते थे। राजनाथ सिंह को बाहर नहीं कर सकते थे का मतलब ये कि वो, चूंकि रक्षा मंत्रालय इस समय इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय है कि वहां से आप राजनाथ सिंह को नहीं हटा सकते। मोदी मंत्रिमंडल में राजनाथ सिंह के अलावा मुझे लगता है कि केवल नितिन गडकरी वो सब हैं जो कुछ हद तक रक्षा मंत्रालय को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि नितिन गडकरी का काम इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना अच्छा है, खासतौर से जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें उनका काम इतना अच्छा है कि वो वहां से उनको शायद नरेंद्र मोदी ने हटाना उचित नहीं समझा। तो रक्षा मंत्रालय में राजनाथ सिंह का होना बहुत जरूरी है। उसका कारण ये है कि उनकी एक छवि ईमानदार नेता की है। उनके ऊपर जल्दी आप भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा सकते। रक्षा मंत्रालय में इस समय बहुत सारी खरीद फरोख्त हो रही है और वहां पर जितनी जल्दी भ्रष्टाचार के आरोप चिपकते हैं, उतनी जल्दी दूसरे मंत्रालयों में शायद नहीं चिपकते। तो इसलिए रक्षा मंत्रालय से आप राजनाथ सिंह को हटा नहीं सकते थे। होम वो अमित शाह के अलावा और किसी को दे नहीं सकते। विदेश, एस जयशंकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो विदेश उनके पास रहना ही था। और वित्त मंत्रालय, वो निर्मला सीतारमण के पास रहे या किसी और के पास रहे, उससे बहुत फर्क पड़ता नहीं है। मोस्टली सरकारें जो वित्त मंत्रालय है वो राज्यसभा के मेंबर को ही देना पसंद करती हैं और उसका एक बड़ा कारण ये होता है कि उसे सीधे जनता को जवाब नहीं देना होता है। यद्यपि सरकार के रूप में देना होता है, लेकिन सीधे नहीं देना होता, मतलब उसे चुनाव नहीं लड़ना होता है जनता में जाकर के। तो इनमें कोई बड़ा फेरबदल ना होना था, ना हुआ। परिवहन मंत्रालय, रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो नितिन गडकरी के पास है ही। अब मेरी निगाह में जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, वो हैं शिवराज सिंह, मनोहर लाल खट्टर और नितिन गडकरी के पास।
ये वो मंत्रालय हैं जो ये तय करेंगे कि मोदी 3.0 का चेहरा कैसा दिखेगा, उजला होगा या धुंधला होगा। क्योंकि इन लोगों के पास वो मंत्रालय है जहां पर इनको काम करके दिखाना है और इनका किया हुआ काम दिखाई देना है। आप गृह मंत्रालय में कोई काम करते हैं तो वो काम विजुअल नहीं होता है। नितिन गडकरी की प्रशंसा सबसे ज्यादा इसलिए होती है कि वो जो काम करते हैं वो जनता को सीधे सीधे दिखाई देता है। पिछले 10 सालों में उन्होंने जिस तरीके से हाईवेज बनाए, एक्सप्रेसवेज बनाए और जिस क्वालिटी के बनाए, जिस तेजी से बनाए, वो जनता को सीधे सीधे दिखाई पड़ता है कि हाँ, हमारे यहाँ से ये हाईवे निकला है या ये एक्सप्रेसवे निकला है। तो उसका परिणाम ये होता है कि नितिन गडकरी लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार में ये इकलौता मंत्री है जो काम करता है। इसके अलावा जो वर्तमान में दो मंत्रियों को दो दो बड़े बड़े मंत्रालय दिए गए हैं और ये दोनों मंत्रालय ऐसे हैं जहां पर काम करके दिखाने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। तो पहली में मतलब पहले मंत्री जो हैं वो है शिवराज सिंह चौहान। आप ये मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी ने पूरे के पूरे ग्रामीण भारत को शिवराज सिंह चौहान के हाथों में दे दिया है। उनको कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय दोनों दिए गए। कृषि में बहुत ज्यादा सुधार की संभावना है। पिछले 3-4 साल से जो समस्या जिस समस्या से केंद्र सरकार जूझ रही है उसको भी शिवराज सिंह चौहान काफी हद तक हल करने की स्थिति में है। क्योंकि वो थोड़े लिबरल आदमी हैं। वो उस तरह से अड़ने वाले नहीं हैं कि नहीं, जो मैं कह रहा हूं वही सही है, आपको ये मानना ही पड़ेगा। वो किसान संगठनों के साथ बैठकर चीजों को हल कर सकते हैं। हाँ, नक्सलियों के साथ तो कोई हल नहीं कर सकता है। क्योंकि आप उनकी एक समस्या को हाँ बोल दोगे तो दूसरी लेकर के तुरंत खड़े हो जाएंगे। उनकी जो 10 मांगे हैं उनमें से 7 ऐसी हैं जो मांगे मानी ही नहीं जा सकती। और उनका फोकस ये है कि नहीं, पहले आप वो 7 मानिए, 3 बाकी है, जो मानने लायक है वो मानो या ना मानो, लेकिन बाकी 7 मानो। तो उनके साथ तो कुछ हो नहीं सकता। तो जो किसान वास्तविक किसान संगठन है और जो किसानों की समस्याएं हैं उनको मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। कृषि में जो अन्य समस्याएं आती हैं उनको भी वो देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय उनके पास है, गांवों में जिस तरह का विकास होना चाहिए उस पर वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और अभी जो ताजा लक्ष्य वर्तमान सरकार ने, यानी कि तीसरे टर्म में जो मोदी सरकार ने तय किया है कि 3 करोड़ नए मकान लोगों को दिए जाएंगे बना करके। बना करके का मतलब ये कि जैसा उनका सिस्टम है कि वो पैसा दे देते हैं और आपको बना बना के दिखाना है। तो उसमें मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं। और जो मकान बन के खड़े होंगे वो जाहिर सी बात दिखाई पड़ेंगे। जिसको पैसा मिलेगा उसे समझ में आएगा कि हाँ, हमको पैसा मिला, हमने अपना मकान बना करके खड़ा किया है। तो 3 करोड़ में से मुझे लगता है कि कम से कम 2 से 2.5 करोड़ के बीच में जो मकान होंगे वो गांवों में बनेंगे। तो ग्रामीण विकास और कृषि शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है और शिवराज सिंह चौहान बेहद सुलझे हुए नेता हैं। और मुझे तो कम से कम उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। मुझे लगता है कि उनका प्रदर्शन काफी हद तक तय करेगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने तीसरे टर्म में किस तरह का काम किया। दूसरे हैं मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर को भी 2 बड़े विभाग दिए गए हैं। एक है ऊर्जा और दूसरा है अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट में भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है सुधार की। जिस तरह से भारत के लगभग सभी शहर जाम की समस्याओं से परेशान रहते हैं, रोड जाम की मैं बात कर रहा हूं, तो रोड जाम की समस्याओं से परेशान रहते हैं, तो वो अर्बन डेवलपमेंट का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। और अगर मनोहर लाल खट्टर उसमें सुधार करते हैं तो वो एक दिखाई पड़ने वाली चीज होगी, जनता उससे प्रसन्न होगी और उसका काफी हद तक फर्क पड़ेगा सरकार की छवि पर। दूसरा, जो मकान बनाने वाला
मसला है, तो उसमें मुझे लगता है कि लगभग 50 से 75 लाख मकान शहरों में भी बनेंगे, तो वहां भी उनकी एक बड़ी भूमिका होगी। बहुत सारे छोटे शहर हैं जो मेट्रो वगैरह के इंतजार में हैं, तो उस पर वो किस तरह से काम करते हैं ये देखना होगा। एयर कनेक्टिविटी से वो शहरों को किस तरीके से जोड़ पाते हैं, जो सिविल एविएशन है उसके साथ वो कितना सामंजस्य बैठा पाते हैं, वो भी देखने वाली चीज होगी। अगर वो छोटे शहरों में एयर कनेक्टिविटी दे पाते हैं और वो सफल हो जाती है, तो इसमें जो सिविल एविएशन है उसका भी काम दिखाई पड़ेगा, और जो अर्बन डेवलपमेंट है उसका भी काम दिखाई पड़ेगा। शहरों के अंदर विकास के नाम पर जिस तरह से अंधाधुंध मकान खड़े होते चले जा रहे हैं, अतिक्रमण बहुत ज्यादा हो रहा है, उन सब चीजों को भी मनोहर लाल खट्टर को देखना होगा। मुझे लगता है कि कम से कम जितने शहर मैंने देखे, चाहे वो यूपी के बाहर के हों या यूपी के हों, अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या है। आप दिल्ली चले जाइए तो वहां भी वही हाल है, आप कानपुर आइए तो वहां भी वही हाल है, आप बनारस जाइए तो वहां वही हाल है। कुल मिलाकर के आप किसी भी शहर में चले जाइए, इवन आप बंगलौर भी जाइए तो वहां भी वही हाल है कि सड़कों पर अतिक्रमण करके रखा हुआ है। अब अतिक्रमण का लेवल ये है कि अगर किसी ने रेस्टोरेंट खोला हुआ है तो उसके पास जगह तो हो सकता है कि 10 बाई 10 या 10 बाई 20 या 15 बाई 20 की हो, और वो करता क्या है कि उसमें तो उसका जो बाकी काम होता है वो करता है, कुछ चेयर टेबल पड़े होते हैं और वो कम से कम 20-30 चेयर और टेबल वो लगा देता है सड़कों पर। ट्रैफिक की बड़ी समस्या है। आप किसी भी चौराहे पर जाइए, ज्यादातर शहरों का हाल ये है कि आपको चौराहों के ऊपर रिक्शे वाले, टेम्पो वाले, और जिन शहरों में बसें चलती हैं बस वाले, वो लगभग चौराहे के ऊपर खड़े होकर के सवारियां भरते हैं। मुझे लगता है इस पर एक कानून बनाना चाहिए, और हो सकता है कानून हो भी, मेरी जानकारी में नहीं है, कि कम से कम चौराहे से 50 मीटर या 100 मीटर की दूरी तक कोई भी वाहन सवारियां नहीं भरेगा, ना उतारेगा। अगर चौराहे खाली हो जाएं तो अतिक्रमण की बड़ी समस्या, या जो चौराहों पर जो जाम लगता है वो बड़ी समस्या हल हो जाएगी। कानपुर की स्थिति तो बहुत ही खराब है। कानपुर में एक रेलवे लाइन निकली हुई है जो कन्नौज के लिए जाती है, कन्नौज फर्रुखाबाद के लिए। तो वहां की स्थिति यह है कि ऑटो रिक्शे वाले और टेम्पो वाले रेलवे लाइन के ऊपर अपने वाहन खड़े करके सवारियां भरते हैं। मतलब इससे ज्यादा तो मतलब दुर्गति आप कहीं की मान ही नहीं सकते कि जहां पर रेलवे ट्रैक के ऊपर, जहां से रोड निकलता है, वहां पर आप वाहन खड़े करके सवारियां भर रहे हो। ये स्थिति एक जगह की नहीं है, कई जगह की। आप जरी चौकी में जाकर के देखिए, वहां वही हाल है। रावतपुर क्रॉसिंग पे जाकर के देखिए, वही हाल है। गीता नगर क्रॉसिंग पे जाकर के देखिए। तो मुझे तो ये नहीं समझ आता है कि आखिर ट्रैफिक पुलिस क्या करती है। तो इस तरीके की चीजों को मुझे लगता है कि खट्टर साहब को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, राज्यों के साथ सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस को मुझे लगता है थोड़ा आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। जिस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक फेसलेस व्यवस्था कर दी गई है, कुछ उसी तरह की व्यवस्था ट्रैफिक में भी होनी चाहिए। कि सबसे पहला तो ये कि जो चालान की अथॉरिटी है वो सीधे सीधे जो ट्रैफिक पुलिस हो या पुलिस हो उनसे वापस ले लेनी चाहिए, और उसे पूरी तरीके से टेक्निक बेस्ड बना देना चाहिए। आप हेलमेट नहीं लगा करके चल रहे हो, चालान होगा, आपका फोटो आएगा, चालान कर दिया जाएगा।
आपकी नंबर प्लेट ठीक नहीं है, चालान कर दिया जाएगा। आपने गलत जगह पे पार्किंग करी है, चालान कर दिया जाएगा। और इस तरह की अगर व्यवस्थाएं हो जाएं, तो मुझे लगता है कि शहर शहर जैसे लगने लगेंगे। तो ये 3 मंत्रालय, या यूँ कह लें ये 3 मंत्री, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर, इनके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होगी मोदी सरकार के तीसरे टर्म का चेहरा कैसा दिखेगा उसकी। चेहरा उजला होगा या धुंधला होगा। आज की वार्ता में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।